कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी सीटेट 2021 की हमारी जो सीरीज़ चल रही है। हमारे आज के सीरीज़ नंबर 14। इससे पहले हमने आपके लिए 13 वीडियो अपलोड कर दिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हमारी टारगेट है 30 में 30 लाने के लिए। उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आप उसे अच्छी तरीके से देखिए और ध्यान से। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, आप नोट्स ले सकते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स लेने से बहुत बेनिफिट होंगे। तो स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, रचना शिक्षण की क्या विधि है। ऑप्शन ए है भाषा विधि और व्याख्या विधि। ऑप्शन बी है वर्णन विधि और सिद्धांत विधि। ऑप्शन सी है भाषा शिक्षण यंत्र विधि और वर्णन विधि। ऑप्शन डी है सूत्र विधि और भाषा संवर्ग विधि। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, रचना शिक्षण की क्या विधियां हैं। कब मैंने आपको कई बार बता दिया है कि आपको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपको सीधे सीधे 2 ऑप्शन आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। बचे जो 2 ऑप्शन होंगे सीधे सीधे वो 2 ऑप्शन को गलत कर देना। बचे आपके पास जितने ऑप्शन बचते हैं फिर 2, एक होता है 90% लगभग। वो लगेगा आपको कि यही सही है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे आपको लगेगा ऐसा यही सही है, नहीं होगा। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जो 100% होगा वो मेरे ख्याल से वो सही होगा। तो इस आधार पे आपको क्वेश्चन को डील करना है। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कितने आपके हुए, कौन से आपके राइट आंसर है। रचना शिक्षण की क्या विधियां हैं। ऑप्शन ए भाषा और व्याख्या विधि। ऑप्शन बी वर्णन और सिद्धांत विधि। ऑप्शन सी है भाषा शिक्षण यंत्र विधि और वर्णन विधि। ऑप्शन सी है सूत्र विधि और भाषा संवर्ग विधि। आपका राइट आंसर जल्दी कीजिए, मुझे राइट आंसर का इंतजार रहता है आपका। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा विधि और व्याख्या विधि। भाषा विधि में रचना हो सकती है पर व्याख्या विधि में रचना भी ज़्यादातर मेरे ख्याल से नहीं होती। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। वर्णन विधि और सिद्धांत विधि। सिद्धांत, जब कोई चीज़ का सिद्धांत हो उसमें ज़्यादातर रचना नहीं होगी। रचना मतलब जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ है, बेहतर एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। तो भाषा शिक्षण यंत्र विधि, यंत्र द्वारा, और वर्णन विधि, वर्णन यहाँ पे डिस्क्राइब करना। रचना विधि तभी हो सकती है जब आप डिस्क्राइब करते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डिस्क्राइब करने से ही रचनात्मक आकलन आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब करने से रचनात्मक आकलन आएगा। सूत्र में रचना कभी नहीं आती, क्योंकि सूत्र से टीचर बता देते हैं और विद्यार्थी उसी को फॉलो करते हैं। सूत्र मतलब कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर रचना के सवाल पूछा गया, रचना मतलब वर्णन विधि, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या अगला अगला क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थी में हिंदी भाषा के प्रति रुचि का विकास तब संभव होगा जब विद्यार्थी का हिंदी भाषा के प्रति जो रुचि होती है, उसकी जो मानसिक संरचना के आधार पर जो विकास होगा, जब विद्यार्थी एक्टिव होने लगेंगे, जब विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे, कब होगा। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने दिया जाए। ऑप्शन बी विद्यार्थी को अभिव्यक्त की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ऑप्शन सी विद्यार्थी का नैतिक ज्ञान कुशल हो। ऑप्शन डी विद्यार्थी आगमन व निगमन शैली को अपनाए। तो अपना अपना आंसर जल्दी बताइए कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। आपका राइट आंसर हमें इंतजार रहता है। कमेंट में आप 10 on 10 कितने करके बताएं। 10 on 10 आपके कितने हुए, 10 on 7 हुए या 8, 9 या 10। तो आपके कितने हुए, 20 on 20 कितने हुए आपके। आपकी जो हमारी 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है मैराथन क्लास के आधार पे, उसमें आप बता सकते हैं। कमेंट में बताइए कि आपके कितने 100 में से कितने आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। आपके आंसर का इंतज़ार हमें हमेशा रहता है। चलिए इस आंसर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए आप, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन एक बार डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी हिंदी भाषा के प्रति रुचि कब लेंगे। हिंदी भाषा के प्रति विद्यार्थी रुचि कब लेंगे, उसकी जिज्ञासा कब बढ़ेगी। विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने दिया जाए। भ्रमण पता है ईवीएस में होती है। ईवीएस के भ्रमण बेहतर विधि होती है। यहाँ पर विद्यार्थी को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्र आज़ादी दी जाए। अभिव्यक्त करने का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो सकता था, ये नहीं होगा। विद्यार्थी का नैतिक ज्ञान कुशल होगा।
तब विद्यार्थी रुचि ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। क्या नैतिक ज्ञान से पहले हो सकते हैं, ये आपके पास एक बड़ा सवाल खड़ा करके रखा। विद्यार्थी आगमन निगमन विधि शैली को अपनाएं, तो उसका राइट आंसर जल्दी मेरे ख्याल से बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं, विद्यार्थी आगमन निगमन विधि का शैली को अपनाने से कभी नहीं होगा। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको टैग मिलता होगा पूर्ण स्वतंत्रता। बच्चे को जब तक पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी नहीं, तब तक किसी भी चीज़ के लिए बच्चे का रुचि विकास नहीं होगा। आप बच्चे आपके स्कूल जाते हैं, आप विद्यार्थी को डांटेंगे, फटकारेंगे, उसे बंदिश करेंगे, उसे किसी रूल रेगुलेशन के आधार पर उसे बांध देंगे, तो उससे क्या होगा, संपूर्ण विकास भी नहीं होगा, उस चीज़ में बच्चे रुचि नहीं लेंगे। बच्चे रुचि तभी लेते हैं जब बच्चे को पूर्ण आज़ादी मिलती है, उसी तभी बच्चे रुचि लेते हैं। ऑप्शन क्लियर है मेरे ख्याल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा है। विदेशी भाषा, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी संघीय भाषा, ऑप्शन डी उपयुक्त ए एंड बी दोनों। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा कि राइट आंसर आपके क्या है। चलिए क्वेश्चन डील कर लेते हैं एक बार। उच्च प्राथमिक स्तर पर अपर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। पर पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या है, विदेशी भाषा, इनमें से इंग्लिश का समावेश होता है। हाई स्कूल में इंग्लिश आप पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा, उसमें भी आप हिंदी संस्कृत उर्दू मैथिली मराठी जो भी ऑप्शनल लैंग्वेज में रख सकते हैं। तो इस ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों हो सकता है, होता है यहाँ पर, तो इसीलिए उपरोक्त डी सही है। उच्च प्राइमरी लेवल पे आपको बहुत सारे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है। आपको जो इंग्लिश भी मिल जाता है, हिंदी भी मिल जाती है, संस्कृत भी मिल जाती है, मैथिली भी मिल जाती है, मराठी भी मिल जाती है, गुजराती भी मिल जाती है, तमिल भी मिल जाती है, सभी आधार पे आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रतीक है, ऑप्शन ए प्रेम व बंधुत्व, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी क्षेत्रीयता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। आंसर इसका राइट बताना है आपको, आपके अनुसार इसका क्या राइट आंसर होंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रभाषा का प्रतीक पूछा गया। प्रतीक मतलब चिन्ह या मार्क पूछा गया। सिंपल सी बात है, देश और बंधुत्व ये भी हो सकते हैं। मातृभाषा सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं की, यहाँ पे प्रतीक पूछा गया। प्रतीक क्षेत्रीय भाषा भी नहीं होगा। तो राष्ट्रीय एकता हमारी क्या होगी, प्रतीक होगी। राष्ट्रभाषा का एकता क्या, राष्ट्रभाषा का प्रतीक क्या होगा, राष्ट्रभाषा का प्रतीक राष्ट्रीय एकता होगी। क्या होगी हमारी राष्ट्रीय एकता। हम अपने तमिल बोलते हैं, मराठी, मैथिली, जो भी मलयालम बंगाली, आसामी, पंजाबी, जो भी गुजराती हम लैंग्वेज बोलते हैं, सभी का प्रतीक क्या होगी, सभी को जो प्रतीक होती है, पहचान होगी, हमारी राष्ट्रीय एकता के बारे में पहचान होती है। किसके बारे में पहचान होती है, हमारी राष्ट्रीय एकता के बारे में पहचान होती है। अगर हम भारत के हैं तो भारत से मिले जुले जो भी कार्य करते हैं तो हमारे देश के लिए प्रेरित होती है, देश के लिए समर्पित होती है, तभी राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, भावाभिव्यक्तिकरण का सबसे सर्वोत्तम साधन। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन सी बी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन सी स्थानीय भाषा, ऑप्शन डी मुहावरेदार भाषा। भावाभिव्यक्तिकरण का सबसे सर्वोत्तम साधन क्या है, आपको अपना राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं। भाव भी व्यक्तिकरण का सबसे सर्वोत्तम साधन क्या है। सिंपल सी बात है, आप अपने बच्चे या फिर कोई व्यक्ति अपने जो भाव व्यक्त कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा भाव कैसे व्यक्त कर सकते हैं, मातृभाषा के आधार पर बच्चे भाव व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन से भाषा के आधार पर कर सकते हैं, मातृभाषा के आधार पर बच्चे भाव को व्यक्त कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। स्थानीय भाषा में इसमें नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम भाव व्यक्त नहीं कर सकते हैं। मुहावरेदार तो यहाँ पर होगा नहीं, किसी भी प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए हम किसी भी रूप में व्याकरण इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पर मुहावरे का मतलब होता है व्याकरण, व्याकरण होगा तभी मुहावरे होंगे, तो ये क्वेश्चन गलत होंगे। तो मातृभाषा इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए बालकों को भविष्य के भावी कार्यों के लिए समर्थ करना, ऑप्शन बी बालकों की अनुकरण क्षमता का विकास करना, ऑप्शन सी बालकों के निहितार्थ क्षमता का
क्षमता का तथा सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी, बालकों के दृष्टिकोण का उचित प्रकार से विकास करना। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके क्या राइट आंसर है, कमेंट में जल्दी अपना राइट आंसर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी दीजिए। क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? मेन जो वर्क होते हैं, मेन जो फॉर्मेट होते हैं वो क्या होते हैं? बालकों के भविष्य के प्रति भावी कार्यों के लिए समर्थन होना, ये हो सकते हैं। बालकों के अनुकरण क्षमता का विकास करना, ये भी हो सकते हैं। बालकों के अंतर्निहित क्षमता का तथा सर्वांगीण, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपको सर्वांगीण दिखे वहाँ पे सोचने वाली बात है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, सिंपल सी बात है। सर्वांगीण की बात आए तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ज़्यादा सोचने वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी में भाषा प्रयोग की क्षमता का दक्षता का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं कि उन्हें सभी प्रकार के साहित्य ग्रंथ स्मरण हो। ऑप्शन बी, उन्हें अलंकार के साथ मुहावरे का पूर्ण ज्ञान हो। ऑप्शन सी, उन्हें सुनने अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। ऑप्शन डी, उन्हें उच्चारण का ज्ञान दी जाए। हमने अभी अभी इस क्वेश्चन को रिपीट किया है, इसको इस तरीके से क्वेश्चन आप आराम से और आसानी तरीके से आंसर दे पाएंगे। जल्दी जल्दी अपना राइट आंसर दीजिए, आपके अनुसार क्या इसके राइट आंसर होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके राइट आंसर क्या होंगे। जब भी आपको कोई दिक्कत होती है क्वेश्चन में, समझ नहीं आता, आप वीडियो को पॉज करके आराम से उसे फिर बार बार समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का डील कर लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी में भाषा प्रयोग की दक्षता, भाषा जो लैंग्वेज प्रयोग की दक्षता विकास करने के सबसे मुख्य कारण क्या है? साहित्यिक ग्रंथ। किसी भी बच्चे को हम स्मरण याद करने के प्रोत्साहित नहीं करेंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी है अलंकार के साथ मुहावरे का पूर्ण ज्ञान। यहाँ पे अलंकार और मुहावरे, यहाँ पे क्या बताती है, यहाँ पर बात आती है आपकी व्याकरण। यहाँ प्राइमरी स्तर की बात हो रही है, प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए हम व्याकरण कभी भी इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी, उन्हें सुनने और अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता, जो भी बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी तरीके से आज़ादी मिलती है तो उसमें अपने आप दक्षता की विकास होती है, लैंग्वेज की विकास होती है, सुनने और समझने की विकास होती है। उच्चारण, प्राइमरी लेवल के बच्चे कभी उच्चारण नहीं कर पाएंगे। आपके घर आंगन में जो बच्चे हैं, क्या वो सही रूप से उच्चारण कर पाते हैं? कुछ हिंदी के सही रूप से उच्चारण या वर्णन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन बी, भाषा की संरचना का विकास। ऑप्शन सी, दूरदर्शी तथा कल्पना शक्ति का विकास। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइएगा, आपके अनुसार इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पूछा गया, प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होगा। यहाँ पे बाल साहित्य का उद्देश्य पूछा है, ठीक है। नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास, नैतिक और भाषा की संरचना का विकास, दूरदर्शी तथा कल्पना शक्ति का विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, अपना कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। चलिए प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए नैतिक तथा सामाजिक मूल्य का विकास। नैतिक क्या है, मोरल डेवलपमेंट क्या है, उसे प्राइमरी लेवल के बच्चे को कुछ समझ नहीं आने वाली। क्योंकि जब बच्चे 6 क्लास में होते हैं तभी वो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेते हैं। जब बच्चे फिर वहाँ से 5 साल की उम्र में होते हैं, 6 5 11 10 से या 11 साल में बच्चे को नैतिकता का विकास संभव ही नहीं है कि नैतिकता का विकास बच्चे में हो पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भाषा की संरचना का विकास, जो हमारी संरचना होती है शायद उसका विकास बच्चे कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल बाल साहित्य से क्या होते हैं, भाषा की संरचना का विकास। ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। दूरदर्शिता तथा कल्पना शक्ति की बात आती है। कल्पना शक्ति ये अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे कर सकते हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे कल्पना शक्ति का विकास कभी नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएंगे। उपरोक्त कोई नहीं, कोई तो एक होगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड के आधार पर कल्पना शक्ति ये बहुत अच्छी पॉजिटिव टैग वर्ड, लेकिन किसके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये उसके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये अपर प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए है, ठीक है। नैतिक विकास और सामाजिक मूल्यों का विकास, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड, लेकिन किसके लिए है, अपर प्राइमरी लेवल के लिए बच्चे, मिडिल स्कूल हाई स्कूल के लिए बच्चे के लिए है। लेकिन प्राइमरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पर ना, प्राइमरी लेवल के बच्चे के लिए भाषा के संरचना का, भाषा के जो एक
इस चेन होती है, जो चेन के आधार पे जो होती है, उस आधार पे भाषा का विकास हो सकता है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में के संदर्भ में आप एक शिक्षक ना होने के नाते आप किस कथन में सहमत होंगे? ऑप्शन ए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक श्रमिक करवाया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, कक्षा में विद्यार्थियों को विविध प्रकार के बाल साहित्य प्रदान किए जाने चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में विद्यार्थियों को गायन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य करवाए जाने चाहिए। अगला अपना आंसर जल्दी लगाइए। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा बहुत सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है। आप इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। आपके अनुसार राइट आंसर इसका क्या होगा? चलिए, टैग के आधार पे हम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक होने के नाते आप कौन से कथन को सहमत है? लैंग्वेज टीचिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग आप कर रहे हैं, आप शिक्षक होने के नाते बच्चों के किस काम से सहमत होंगे? ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक श्रम करना। बच्चे को अधिक से अधिक श्रम मतलब श्रमिक थोड़ी है, बच्चे तो स्टूडेंट है। स्टूडेंट मतलब वो हमारे समाज और देश के निर्माता, उसे श्रमिक के आधार पर नहीं करवा सकते। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। विद्यार्थियों कक्षा में विद्यार्थियों को गतिविधि प्रकार के बाल साहित्य प्रदान किए जाने चाहिए। चलिए एक बार, कक्षा में विद्यार्थियों को विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के बाल साहित्य प्रदान किए जाने चाहिए। कौन से प्रदान करेंगे? विद्यार्थियों को। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि विद्यार्थियों की बात हो रही है, विद्यार्थी एक्टिव है, विद्यार्थी सक्रिय है, विद्यार्थी कंटिन्यू उसी में लगा हुआ है, तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को गायन की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये भी हो सकता है, यहाँ पे स्वतंत्रता पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य करवाए जाने चाहिए। यहाँ पर आपको दो चार चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि ऑप्शन ए को छोड़कर ऑप्शन बी सी डी सभी के सभी आंसर सही होते जा रहे हैं। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, सीटेट कंफ्यूज करके यहाँ रखता है। विद्यार्थियों में कक्षा में विद्यार्थियों को रचनात्मक कार्य करवाए जाने चाहिए। रचनात्मक कार्य तब, ये पॉजिटिव मोस्ट पॉजिटिव टैग में से है। रचनात्मक कार्य बच्चे को कब करवाएंगे? जब बच्चे किसी एक्टिविटी में भाग लेंगे। यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक होने के नाते आप क्या करवाएंगे? लैंग्वेज टीचिंग, आप एक लैंग्वेज टीचर की बात करें, यहाँ पर विद्यार्थियों को विविध प्रकार के, यहाँ भी विविध भी अलग, एक विविध भी एक पॉजिटिव तो टैग वर्ड है, विविध मतलब बहुत सारे बाल साहित्य का प्रदान किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बाल साहित्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 39 जो आपके हैं वो लगभग होते हैं, वो लगभग आपके पॉजिटिव टैगों में से बने पड़े हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को क्या कहते हैं? लिखित भाषा के लिखित पठन, मौखिक पठन, वर्णबोध पठन, वाचन शैली। ऑप्शन नंबर जल्दी लगाइए, आपका राइट आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा में लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक तो मतलब कोई चीज़ आपको लिखा गया है, उसको आप क्या करते हैं, अपने मुंह से ध्वनि के आधार पे, एकदम लय के आधार पे बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखित तो नहीं होगा, वर्णबोध नहीं होगा, वाचन शैली नहीं होगा, मौखिक पठन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परंपरागत सहायक सामग्री संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, श्याम पठ पुस्तक, पत्र, पत्रिकाएं। ऑप्शन सी है केवल ए, ऑप्शन बी है एक और बी। तो यहाँ पर आपके सीधे सीधे क्वेश्चन दिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? परंपरागत, रेगुलरली जो परंपरा हमारी चली जाती है, श्याम पढ़ मतलब बोर्ड में हम लोग पढ़ते हैं, पत्र पत्रिका जो अखबार आती है छपती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दुनिया की जानकारियों को हासिल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सीटेट की जो हमारी क्लास आ रही है, सारी की सारी क्लास आप अटेंड कीजिए। हिंदी के पेडागोजी में हमने 30 में 30 लाने के लिए जो
जो निश्चय किया उसको हम लाके रहेंगे, क्योंकि हमारी जो रेगुलर क्लास हो रही है उसके बाद हमारी क्लास आएगी, आपकी मैराथन क्लास आएगी। मैराथन क्लास आपको अटेंड करना चाहिए। उसके बाद आप अपना कमेंट में बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए आप कितने बेहतर कर पाए हैं। ठीक है। व्हाट्सएप नोट्स लेने के लिए मोस्ट पार्ट इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ आपको, नोट्स लेने के लिए आप नंबर नोट्स कर सकते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।